हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम आपको रस, छंद, अलंकार तीनों ही एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी बहुत ही सरल शब्दों में और आसान तरीके से। ठीक है, आज आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला हो जाता है करुण रस। तो करुण रस की परिभाषा देख लीजिए। जब प्रिय या मनचाही वस्तु के दूर जाने या नष्ट होने पर मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में है, समझिएगा। जब कोई प्रिय या मनचाही वस्तु, मतलब जिसे आप, जो आपको अच्छी लगती हो, वो दूर जाए या वो नष्ट हो जाए तो आपके हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव शोक होता है। यहाँ पर ब्लैक पेन से नल के शोक लिख दिया है। और यहाँ पर जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ये माना कि एक गाना है, लेकिन इस पे आपके नंबर नहीं कटेंगे। इसमें वही भाव उत्पन्न हो रहा है जो कि परिभाषा बोल रही है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण। ठीक, सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। जब किसी व्यक्ति की चेष्टा या वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो हास्य नामक स्थायी भाव जागरूक होता है उसे हम राशि हास्य रस कहते हैं। अब देखिए, समझा। जब किसी व्यक्ति की चेष्टा या वेशभूषा आदि को देखकर, यानी कि यदि कोई व्यक्ति अगर कहीं जा रहा है, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं या किसी को मनोरंजन के लिए कार्टून वाले कपड़े पहन रखे हैं, उसकी वेशभूषा को देखकर आपको जो हंसी आती है या उसी को हम स्थायी भाव, जिसका हास होता है, वो आपके हृदय में जागरूक हो जाता है। इसी को हम हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव हास होता है। और इसका उदाहरण यहाँ पर, खीर पकाई जतन से चरखा दिए चलाए, आया कुत्ता खा गया खीर तू बैठी ढोल बजाए। ये भी इसका बहुत आसान सा उदाहरण होने वाला है। और इसमें सिर्फ आपको हास उत्पन्न करना है, हास स्थायी भाव उत्पन्न करना है। कोई भी लाइन आप लिख सकते हो जिसे पढ़ के एग्जामिनर को हंसी आ जाए या उसके मन में हास भाव उत्पन्न हो जाए। तो खीर पकाई जतन से चरखा दिए चलाए, आया कुत्ता खा गया खीर तू बैठी ढोल बजाए। ठीक, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट रस को। नेक्स्ट हो जाता है हमारा श्रृंगार रस। इसकी परिभाषा हो जाएगी। जब पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के मन में स्थित स्थायी भाव रति या प्रेम से उत्पन्न आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के मन में जो भाव उत्पन्न होता है प्रेम और आनंद का, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव रति होता है। इसका उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसका बहुत ही आसान सा उदाहरण होने वाला है, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, और अब अपना नेक्स्ट आ जाते हैं छंद पर। तो सबसे पहले हो जाता है चौपाई। तो चौपाई में हम देखेंगे, चौपाई एक सममैत्रिक छंद है, यानी कि ये समान मात्राओं वाला एक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसमें 16-16 मात्राएं हैं। मैं अभी इसमें आपको काउंट करके बताऊंगा। यहाँ पर उदाहरण बहुत आसान है, जो कि हर एक बच्चे के मुंह पे ही रटा हुआ होता है। हनुमान चालीसा के शुरू की चार चार चरण। ठीक, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसमें अभी मैं आपको मात्राएं काउंट करके दिखा देता हूँ, 16-16। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस पे मात्राएं काउंट कर दी हैं। तो देखो, यहाँ पर जहाँ पर सिंगल वर्ड होगा वहाँ पर तो एक मात्रा लगेगी, और एस का मतलब है यहाँ पर 2 मात्राएं। यानी कि अगर बड़ी मात्रा है तो एस लिखेंगे, और अगर छोटी मात्रा है तो एक लाइन खींच देंगे। इसका मतलब एक मात्रा होती है। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे। इसमें 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, यहाँ पर अगर बड़े ऊ की मात्रा है तो एस लगेगा। अगर किसी शब्द व्यंजन के साथ मात्रा है या आ का डंडा जिसे बोलते हैं, अगर ये किसी के साथ है तो उस पर भी एस लगेगा, वो 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। तो नेक्स्ट हो जाता है, जय कपीस तिहु लोक उजागर। देखो, इस लाइन में 16 मात्राएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये यहीं पर कंप्लीट होता है। इन दोनों में भी 16-16 मात्राएं, आप काउंट कर लेना। नेक्स्ट हो जाता है हमारा दोहा, जो है
दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका मतलब समझना, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, मतलब इसमें आधे में सममात्रिक छंद है, मतलब आधे आधे में अलग अलग मात्राएं हैं। जैसे कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। अब देखें, हम इसका उदाहरण देखते हैं। आप समझ गए होंगे इसकी मात्राएं कैसे लगी हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो बहुत आसान सा इसका उदाहरण है और यहाँ पर इसकी मात्राएं हम काउंट करवा देते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। तो यहाँ पर देखो, पहला चरण है ये 2, 4, 6, 8, 10, 11 और 12, 13 मात्राएं। और तीसरे चरण में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। दूसरा चरण है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 11। चौथे चरण में यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये हो जाता है आपका दोहा। और नेक्स्ट चलते हैं हम अपने टॉपिक अलंकार पर। यहाँ पर हो जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है अनुप्रास अलंकार। तो इसका मतलब समझना, जहाँ पर एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस लाइन का मतलब है जहाँ पर एक ही व्यंजन, जैसे कि हमने यहाँ उदाहरण लिख रखा है, रघुपति राघव राजा राम कपीस पावन सीताराम। यहाँ पर रा शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। आवृत्ति का मतलब ये बार बार शब्द हमारे लाइन में आए हैं। रघुपति राघव राजा राम कपीस पावन सीताराम। तो ये भी बहुत आसान आपका उदाहरण है, इसे आप याद कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पर। नेक्स्ट हो जाता है हमारा यमक अलंकार। तो इसमें देखना है आपको, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है किंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। इस लाइन का मतलब समझो, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हुई हो, मतलब अगर एक ही शब्द है और वो बार बार आया है लेकिन उसका अर्थ दोनों बार अलग अलग है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण एक लाइन में समझना, काली घटा का घमंड घटा। और अब देखो, यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है। यहाँ पर घटा का अर्थ है काली घटा वाली घटा, और घमंड घटा इसका अर्थ है कि उसका अपमान हुआ, जैसे कहते हैं ना कि इसका घमंड घट गया, वाली घटा। तो काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर अब नेक्स्ट हो जाता है हमारा उपमा अलंकार। तो इसे भी बहुत आसान शब्द में हम आपको लेकर आए हैं। जहाँ पर किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु की तुलना समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब इस लाइन का मतलब समझो, जहाँ पर किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु, यानी कि कोई व्यक्ति है, उसकी तुलना समानता के आधार पर किसी और व्यक्ति से की जाती है या किसी वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पर उदाहरण बहुत सरल देखो, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। ये गाने की एक पंक्ति है। और यहाँ पर देखो, फूलों सा चेहरा तेरा, यहाँ पर फूलों से तुलना की गई है उसके चेहरे की, और कलियों की गई है मुस्कान से। तो फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। ये इसका उदाहरण बहुत सरल तरीके से आप देख सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये आपके 6 नंबर पक्के करा के जाएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपका 24 तारीख को 101% 100% आपको मिलेगा ये टॉपिक उसमें रखा हुआ। तो एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।